Okay, yesterday we studied the whole systems. Now we will go through the nervous and the endocrine system, right? So nervous and the endocrine system, it is if all the system, right? If all the systems which we have studied in the previous thing, right? That is digestive, respiratory, reproductive, excretory, right? And this whole system needs to work and coordinate to each other, right? They need to work properly, they need to coordinate each other, right? So in order to coordinate with each other, or in order to what to say, the which function will happen when, or how does the function is occurring, right? So these all cases are dependent on the nervous system, because coordination is must to happen, right? Because if coordination is not there, when the digestion is to be done, when the excretory system is to be done, right, whatever or how the control and mechanism, right, control and coordination is processed, so that's where the nervous system comes in action. So we should know that how nervous system works, or what are the things which in the nervous system which coordinate these all things, right? So moving on, the human nervous system, right? So nervous system, as I said, starting, right, that is, it is the master controller and communicating system in the body, right? It is the master controller, everything goes through it, and it is the master controller and communicating system in the body. Every thought, action and emotion reflects its activity. जो कोई भी हमारा हमारा विचार है, थॉट है, हम जो भी करते हैं, हमारा जो भी इमोशन है, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, हमारा नर्वस सिस्टम किस प्रकार से होता है, राइट? तुम जनरली भी बोलते हैं ना, अगर कोई कुछ भी करता है तो तुम सबसे इम्पोर्टेंटली या सबसे क्या बोलते हैं, नॉट इम्पोर्टेंटली, सबसे ज्यादा जो तुम्हारे मुंह से निकलता है, राइट, वो क्या है? पागल है क्या? पागल है क्या? क्यों? तुम सब दो, और दूसरा कुछ चीज जो है वो नहीं आता, क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज लिंक्ड, राइट? एवरीथिंग इज प्रॉपरली लिंक्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, राइट? जितने भी जो भी एक्शन है, थॉट है, इमोशन है, सब कुछ नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है. सो इट सिग्नल्स द बॉडी थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट कम्युनिकेट विद द बॉडी, राइट? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, राइट? सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा, राइट, वो क्या करता है, राइट, कम्युनिकेट करता है, बाकी जितने भी बॉडी सेल्स है उन सबसे वो कम्युनिकेट करता है. इनका सिग्नलिंग रेस्पॉन्स एबिलिटीज आर हाईली स्पेसिफिक एंड रैपिड. इनका जो सिग्नलिंग होता है या रेस्पॉन्डिंग एबिलिटीज होता है, राइट, वो हाईली स्पेसिफिक होता है. हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर जहाँ पे हमें उस चीज को एक्ट करना है, जहाँ पे जिस प्रकार का एक्शन होना चाहिए वहां पर ना हो के दूसरी जगह पर हो, ऐसा नहीं होता, राइट? सो इनका सिग्नलिंग जो है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, एग्जैक्टली उसी जगह पर होता है, और रैपिड होता है. रैपिड मतलब वेरी फास्ट, राइट? वेरी फास्ट एंड हाईली स्पेसिफिक. स्ट्रक्चरल क्या है? स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, इफ वी से, राइट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन? Structure classification, if we see, right, that is central nervous system, then the PNS, right? So ANS is also there. That is not in the that has a role, right? That we will study how ANS is an important role controlling CNS and PNS. So CNS is central nervous system, which consists of brain and spinal cord, and PNS, that is the peripheral nervous system, which is the nerve outside the brain and the spinal cord, right? आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व रहता है, राइट, उसका जो कनेक्शन है, दैट इज ब्रेन तक का कनेक्शन जो है, राइट, वो नर्व के द्वारा होते हैं. और वो नर्व जो है वो किसके अंदर आ रहा है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, कैटेगरीज के अंदर. So this is a functional
क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट, किस प्रकार से फंक्शन जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं, राइट। सेंसरी, दैट इज अफरेंट डिवीजन, राइट, अफरेंट डिवीजन जहां से हमें पता चला। सो कैरिंग, तो ये क्या करता है, सेंसरी डिवीजन क्या करता है, कोई भी पर्टिकुलर सेंस को, चाहे वो बाय द प्रोसेस ऑफ टच हो या बाय द प्रोसेस ऑफ सीइंग हो, राइट, किसी भी प्रकार का सेंसरी डिवीजन को, सेंसरी या फिर सेंस को, वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। सोमैटिक सेंसरी, हमारे मेनली सोमैटिक सेंसरी क्या क्या है, दैट इज द स्किन एंड द स्केलेटल मसल। स्किन एंड स्केलेटल मसल जो है वो हमारे सोमैटिक सेंसरी है। और विसरल की बात की जाए तो, ऑर्गन्स की बात की जाए तो वो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, राइट। तो जैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं उस हिसाब से सेंसरी इनपुट रहता है, राइट। सो उस इनपुट के वजह से हमें मोटर जो है, मोटर मीन्स दैट इज एनी काइंड ऑफ मूवमेंट which is happening, that is caused। रिफ्लेक्स एक्शन पिछले साल पढ़ा था, राइट, सेम। सो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड का यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा, या फिर दैट स्पाइनल कॉर्ड इज द वन which is there in the रिफ्लेक्स एक्शन। फंक्शनल क्लासिफिकेशंस के अंदर नेक्स्ट में दैट इज एफरेंट डिवीजन में क्या है, ये जो भी सेंसरी डिवीजन ने इंफॉर्मेशन पहुंचाया उस चीज का इफेक्ट ये दिखाते हैं, किस प्रकार से दिखाते हैं, राइट, दैट इज दे carry impulses away from the central nervous system and activate muscles or glands to bring about response। तो ये क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी डिवीजन ने पहुंचाया, राइट, वो उस इंफॉर्मेशन के तहत, उस इंफॉर्मेशन के लिए या तो वो मसल को एक्टिवेट करते हैं या तो ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं, राइट। सो ग्लैंड्स को क्यों एक्टिवेट करने का सीन क्या है यहाँ पर, ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने का जो कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ग्लैंड्स रिलीज अ पर्टिकुलर हार्मोन्स एंड देयर आर सर्टेन हार्मोन्स व्हिच एक्ट on particular senses or on particular information that we will see in the एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में वो चीज देखेंगे कौन से ग्लैंड्स है, कौन से हॉर्मोन्स है, किस प्रकार के हॉर्मोन्स है, उस हार्मोन में क्या या किस प्रकार के चेंजेस जो है वो देखे जाते हैं, राइट। एंड And the main question, right, that is brain ही क्यों या brain की जरूरत क्या है, right? So brain की जरूरत क्या है, that is the brain are the result of selection of centralization of the nervous system, right? किस चीज का रिजल्ट है कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई ऐसा अंग या कोई ना कोई ऐसा पार्ट या कोई ना कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो कि हर चीज का कंट्रोलर हो, राइट, हर चीज का एक सेंट्रल मटेरियल हो, राइट। तो इस प्रकार से पूरे सिलेक्शन के वक्त, सिलेक्शन के दौरान इस प्रकार से ब्रेन को जो है उस चीज का एक सिलेक्शन हो पाया, राइट। और उसको न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सो द ब्रेन interprets sensory signals and determines the appropriate movements and that is behavior, right? ब्रेन का मेन काम यहाँ पर क्या है कि वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है कि ये किस प्रकार का इंफॉर्मेशन है, कैसा इंफॉर्मेशन है, राइट। उसके बाद उसके प्रति जो भी प्रकार का एक्शन लेना है वो लिया जाता है, जिसको बिहेवियर जो है वो कहा जाता है। Appropriate movement is critical to the survival of the most animal species, right? Appropriate movement बहुत ज्यादा जरूरी है। Appropriate मतलब क्या है, जिस प्रकार का सेंसरी है, right? उस प्रकार के मूवमेंट से जो उसी प्रकार का या उसके हिसाब से जो क्रिटिकल मूवमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेन, दैट्स व्हाई इट इज सेड ब्रेन का फंक्शनिंग जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम जू में जाते हो या फिर अगर कोई जंगल में गए, राइट, उस जंगल में तुमने शेर को देखा, राइट, तो शेर जो है बहुत ही दहाड़ कर तुम्हारे तरफ दौड़ रहा है, तुम्हारे तरफ भाग रहा है, राइट, है ना। तो तुम क्या कर रहे हो पर्टिकुलरली,
राइट। तुम्हारा बॉडी जो है, ब्रेन इस प्रकार से रिस्पॉन्ड दिया। सपोज तुम्हारा ब्रेन, अगर तुमने कभी भी उनके साथ एक्ट नहीं किया या फिर तुम्हें जानते नहीं हो, उनके बिहेवियर के बारे में नहीं जानते, तो जनरली क्या आना चाहिए? जनरली ये होना चाहिए कि तुम उसको भागते हुए देख या उसको दहाड़ते हुए देख, तुम डर जाओगे या तुम भागने की कोशिश करोगे या भागने की तैयारी करोगे। लेकिन अगर इस प्रकार का एक जनरेशन सिस्टम अप्रोच होता है कि हाँ वो तुम वहीं पर खड़े हो गए या फिर तुम और शेर की ओर तुम जा रहे हो, राइट, इस प्रकार का मूवमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। क्यों अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा? क्योंकि उस वक्त अगर तुम शेर के पास जा रहे हो तो तुम्हें वो चीर फाड़ सकता है। तो इसीलिए जो कोई भी मूवमेंट होगा, जिस किस प्रकार का भी मूवमेंट होगा, वो कैसा होना चाहिए? अप्रोप्रिएट होना चाहिए। उस वक्त पे जो सबसे ज्यादा सही है, उस प्रकार का इंफॉर्मेशन, उस प्रकार का एक्शन जो है वो जरूर होना चाहिए। राइट साइड में जो डायग्राम है, दैट इज द ब्रेन का किस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है। राइट, सबसे पहले जो सिम्पसन करके एक पेशेंट का जब स्कैन किया गया था तो ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया। न्यूरॉन क्या होते हैं? राइट, जैसे कहा कि न्यूरॉन एक फंक्शनल सिस्टम है। सो न्यूरॉन क्या है? इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द नर्वस सिस्टम। राइट, जिस प्रकार से हमने पिछले साल, राइट, तुमने पिछले साल जो सेल के बारे में पढ़ा था, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, उसी प्रकार से जो सेल के अंदर भी कई प्रकार के सेल थे। राइट, उसमें नर्वस सेल जो था, उसी नर्वस सेल या फिर नर्व सेल जो था, नर्व सेल को ही कहा क्या जाता? न्यूरॉन कहा जाता है। सो न्यूरॉन यहाँ पर किस प्रकार से काम करता है? न्यूरॉन का मेन काम क्या है कि वो एक बेसिक यूनिट है जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो किस पे प्रेजेंट होता है? इन द नर्वस सिस्टम। So cells that conduct impulses, right? Cells जो कि impulses को conduct करता है, right? And किस प्रकार के से बना रहता है वो? Dendrites, cell body, and an action. So this are the parts, or these are the things we should know. That is, in a neuron, what we can see? We can see a dendrite. Right, we can see a dendrite, we can see a cell body and an axon. Right, so made up of dendrites, cell body and an axon, right, we need to understand कि how किस प्रकार से ये सिस्टम जो है वो रहता है। अब ये जो स्ट्रक्चर जो है, राइट, ये स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द न्यूरॉन। सो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में दिस, ये जो चीज है इसको डेंड्राइट कहा जाता है। ये जो बॉडी है, राइट, राइट, इसको एक्सन कहा जाता है। एंड दिस इज द सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी। नहीं, देयर इज न्यूक्लियस। बिना न्यूक्लियस के वो नहीं काम करता है। न्यूक्लियस इज देयर। पहले भी तुमने पिछले साल पढ़ा है ये चीज मैं, मुझे बताने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। कौन से सेल्स है जिसमें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं है, वो भी पिछले साल तुम देख चुके हो, पढ़ चुके हो। सो ब्रश अप योर, इसलिए मैं एक और बार पहले से मैं याद दिला रहा हूँ, या फिर बस एक कंफर्मेशन काइंड ऑफ कॉल दे रहा हूँ कि जो भी तुमने 9th में पढ़ा था उस चीज को मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूँगा। कुछ भी चीज उसमें से मैं नहीं करूँगा। मैं, अगर वो मुझे याद है कि अगर वो 9th में है, तो आई विल आस्क यू टू गो एंड check your 9th textbook. Okay, now, so in here the cells, okay, so neurons में dendrites, right, that is branch like extensions that receive impulses and carry them towards cell body, right? ये कैसे हैं? ये branch like extensions है, बड़े बड़े, right, branches base जो है वो काम करते हैं, जो कि इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं कि कौन सा मूवमेंट है, किस प्रकार का मूवमेंट, उस इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं और कैरी दम टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और सेल बॉडी की तरफ जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का जिम्मेदारी जो है रिसीव, राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान में रखना है। दैट इज इट रिसीव इम्पल्सेस। न्यूरॉन का जो पार्ट, जो डेंड्राइट्स वाला जो पार्ट है, वो क्या करता है? रिसीव करता है इम्पल्सेस को और वो आगे की ओर फॉरवर्ड करता है।
फिर एक्सॉन जो है वो क्या करता है, सिंगल एक्सटेंशन ऑफ द न्यूरॉन दैट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और एक्सॉन जो है वो क्या करता है, सेल बॉडी से पीछे की तरफ, राइट, सेल बॉडी से जो और आगे की तरफ, पीछे की तरफ मैंने ये बोला क्योंकि अगर हम ऐसे न्यूरॉन को रखते हैं, राइट, उसका डेंड्राइट्स यहाँ पर, राइट, है ना, इधर न्यूट्रॉन, उसके बाद कंटिन्यूस में वो जो स्ट्रक्चर है, राइट, तो इस प्रकार से कैरीज द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है सेल बॉडी से दूर की तरफ ले जाता है, मतलब passing on to pass on. So axon branches out at ending to send impulses to many different neurons and dendrites receive impulses from many other axons. तो उसके बाद axon के अलग जो branches होते हैं वो end होते हैं impulses में, और वहां से जितने भी अलग न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स हैं वो यहाँ से अटैच होते हैं। इस प्रकार से ही हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो लगातार पास होता है, लगातार जो है ट्रैवल करता है। तो ये फंक्शंस जो है ध्यान में रखना, दैट इज सबसे पहले डेंड्राइट्स ने लिया, डेंड्राइट्स के बाद वो एक्सॉन से के अंदर, राइट, सेल बॉडी से होता हुआ और आगे की तरफ जो है वो पास ऑन हुआ, फिर वो जहां पर एक्सॉन का ब्रांचेस है वहां से एंड होके वो नया इम्पल्सेस जो है वो आगे की ओर पास ऑन करता रहता है। विल कम टू दैट, वेट। If it is not discussed, I think so synaptic node I have discussed. अगर नहीं डिस्कस किया तो मैं वापस उस चीज में आऊंगा, टेंशन नॉट। ओके, सो ब्रेन जो है, ब्रेन इज द मेन सेक्शंस, राइट, 3 मेन सेक्शंस जो है, 3 मेन सेक्शंस रहते हैं, दैट इज सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम। ध्यान में रहना हमेशा 3 मेन सेक्शन जो है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, राइट। सो सेरिब्रम में 2 हेमिस्फीयर्स हैं जो कि मेमोरी और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते हैं, राइट, है ना। तो अगर जनरली में अगर ज़्यादा साइंस बेस्ड तुम्हें आंसर देना है, राइट, अगर कोई बेकार की बातें करता है, राइट, तो हम क्या बोलते हैं जनरली कि उसका दिमाग खराब हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं, आजकल तुम तो और थोड़ा भी तुम साइंस पढ़ रहे हो, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हो, ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे हो, तो इस वजह से एक और एडवांस लेवल पे उससे बात कर सकते हो कि तेरा सेरिब्रम खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया, से अच्छा है तेरा सेरिब्रम खराब हो गया है, अपने सेरिब्रम को सही कर करके, राइट। सो लाइकवाइज दिमाग सही कर बोलते हो या सेरिब्रम को सही कर, क्योंकि वही है जो कि मेमोरी को और इंटेलिजेंस को और मसल्स को जो है कंट्रोल करता है। सेरिबेलम का क्या है, कंट्रोल्स बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन, राइट, कोऑर्डिनेशन करना, राइट, एंड कोऑर्डिनेशन, पोस्चर है, तुम्हारे बैठने का तरीका हो, राइट, तुम्हारे चलने का तरीका हो, उसका बैलेंस जो है वो कौन करता है, सेरिबेलम करता है। और ब्रेन स्टेम जो कि कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज सच एज ब्रीथिंग, राइट, ब्रीथिंग जैसे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जो है उसका कंट्रोल कहाँ पर रहता है, ब्रेन स्टेम में रहता है। तो इस प्रकार से 3 मेन सेक्शंस हैं। सबसे पहला दैट इज द सेरिब्रम, राइट। सो सेरिब्रम के अंदर क्या क्या है, दैट इज इट कंट्रोल्स कॉन्शियस एक्टिविटीज, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लैंग्वेज, मसल्स, राइट, इतना उसका कंट्रोल्स में आता है। wrinkled with countless folds and grooves and covered with an outer layer or gray matter called the cerebral cortex, right। किस प्रकार के स्ट्रक्चर है ये, wrinkled है, राइट, काउंटलेस फॉल्ड्स है, इतने ज्यादा फॉल्ड्स है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ग्रूव्स है, छोटे छोटे गैप्स जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे गैप्स को ग्रूव्स बोला जाता है, राइट, और कवर्ड होते हैं एक आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर से कवर्ड रहते हैं जिसको क्या कहा जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये 4 लोब में डिवाइडेड है, राइट, दैट इज फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब। इन सब का अलग अलग फंक्शन है। फ्रंटल लोब का हैविंग टू डू द विद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग, जिसका डिसीजन मेकिंग, राइट, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग के बेसिस पे जो काम करता है वो कौन सा लॉब करता है, फ्रंटल लॉब करता है। पेरिटल लॉब कंसिडर द रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी, जो इंफॉर्मेशन हमें सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी इंपल्सेस जो हमें मिलते हैं उसका क्या करना है, किस प्रकार से करना है, उसको किस प्रकार से समझना है, वो काम
कौन करता है? पेरिएटल लोब करता है। टेम्पोरल लोब तुम्हारे इमोशन से, हियरिंग एंड लैंग्वेज में और मेमोरी से लेना देना होता है, राइट? जो गुस्सा आना जो होता है, राइट, गुस्सा आने वाला जो कंडीशन है वो सब कुछ टेम्पोरल लोब के ऊपर रहता है, क्योंकि दैट इज द पार्ट विच डील्स विद द इमोशन. It is the part which deals with the memory also, hearing and language. Last, that is the occipital lobe, that is concerned with our vision. Vision से जो कि हमारा concern जो है रहता है, right? हमारे देखने. Cerebellum का काम क्या है? Right? Cerebellum का muscle coordination is developed here as well as the memory of physical skills. Right? Muscle coordination is developed here as well as the memory of physical skills. If the cerebellum is injured, your movements become jerky. So when you see an amazing athlete perform, you are watching a well-trained cerebellum at work. Right? So जैसे मैंने पहले भी कहा कि cerebellum जो है किस चीज पर डिपेंड करता है? तुम्हारे बैलेंस, तुम्हारे मूवमेंट, राइट, तुम्हारे पोस्चर में, राइट? तो अगर और मसल कोऑर्डिनेशन भी यहीं पर डेवलप होता है, तो अगर सेरिबेलम को कोई नुकसान होता है, सेरिबेलम में किसी प्रकार का अगर इंजरी आता है, तो तुम्हारे मूवमेंट में वो दिखाई देता है. तो इसलिए अगर तुमने अगर कोई एक अच्छे एथलीट को परफॉर्म करते देखा हुआ, उसेन बोल्ट जैसे अगर परफॉर्मेंस को देखा हो या विराट कोहली को देखा हो, राइट, सो अगर ऐसे एथलीट्स को देखा है तो तुम क्या देख रहे हो? एक अच्छा सा वेल ट्रेन्ड सेरिबेलम देख रहे हो, राइट? सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तुम देख सकते हो नीचे जो एक GIF दे रखा है, ब्रेन, राइट, है ना, एप्रिकॉट की स्ट्रक्चर के अंदर से देख रहे हैं. एप्रिकॉट को बोला जाता है, राइट, एप्रिकॉट जो होते हैं, राइट, उस चीज को अगर किसी ने एप्रिकॉट खाया है, राइट, सो यू कैन सी दैट्स हाउ द एप्रिकॉट लुक्स आल्सो. द ब्रेन स्टेम के अंदर इट इज मेड अप ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगोटा, पॉन्स एंड द मिड ब्रेन. क्या क्या है? मेड अप ऑफ मेडुला ऑब्लोंगोटा, पॉन्स एंड मिड ब्रेन. मेडुला ऑब्लोंगोटा इट कंट्रोल्स द डिफरेंट टाइप के ब्रेन्स है. क्या डिफरेंट टाइप के ब्रेन्स क्या होते हैं? देयर इज नॉट डिफरेंट टाइप के ब्रेन्स. द ब्रेन स्टेम जो है इट इज मेड अप ऑफ मेडुला ऑब्लोंगोटा, पॉन्स एंड पार्ट्स, पॉन्स एंड द मिड ब्रेन. मैंने स्टार्टिंग में भी तो लिखा है. क्या है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्लियरली स्टार्टिंग में दे रखा है 3 मेन सेक्शंस. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन कौन से दिमाग में आ रहा है तुम्हारे? ब्रेन है वो सारे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेन क्या होता है? Okay, so made up of medulla oblongata, pons and midbrain. Medulla oblongata का क्या काम है? कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज सच एज हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग. हमारे हार्ट रेट और ब्रीथिंग का इनवॉलंटरी एक्टिविटीज का जो कंट्रोल है वो कहाँ पर है? मेडुला ऑब्लोंगोटा के पास. पॉन्स एंड मिडब्रेन किस प्रकार के पाथवे को एक्ट एज अ पाथवे कनेक्टिंग विद वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन विद ईच अदर. और जितने भी पार्ट्स हैं ब्रेन के, राइट, ब्रेन के अंदर जितने भी पार्ट्स है, राइट, उन पार्ट्स के बीच के पाथवे जैसा ये होते हैं, कनेक्ट होते हैं, right? Sometimes called the reptilian brain because it resembles the entire brain of a reptile. कभी-कभी इसको क्या कहा जाता है? reptilian brain कहा जाता है. First thing, right, जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दे रखा है, right, forebrain, right? So forebrain जो है, forebrain, thalamus, relay station, right? Thalamus and relay station चैनलिंग इंफॉर्मेशन, राइट, इस प्रकार से फोर ब्रेन के अंदर आता है. लिम्बिक सिस्टम दैट इज बेसिक इमोशंस, ड्राइव्स एंड बिहेवियर्स, कॉर्टेक्स हायर थॉट. सो फ्रंटल जितने भी जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि फोर ब्रेन में क्या क्या है, तो हमारा रिले स्टेशन की क्या किस प्रकार से काम करना चाहिए, हमारा मूवमेंट, राइट, सो ये सब कुछ फोर ब्रेन के अंदर आता है. सेंसरी इंफॉर्मेशन को चैनल करना, मतलब जितने भी 4 लोब के जो भी फंक्शंस थे ना, वो 4 लोब के जो फंक्शंस है वो यहाँ पर फोर ब्रेन के अंदर आते हैं. Right, basic emotions, right, basic emotions no major mean basic emotion, drives and behaviors are the in function in the forebrain. Limbic system, right, limbic system क्या होता है? limbic system जो है that is इसके अंदर क्या आता है? that is hypothalamus, amygdala, hippocampus. hypothalamus
राइट। किसी ने पूछा था पिछले बार कि हाइपोथैलेमस क्या है, सो मैंने कहा था कि आगे आएगा, दैट इज मास्टर कंट्रोलर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर कंट्रोलर है, राइट। एमिगडाला जो है वो क्या है, सेंसेशन ऑफ प्लेजर, ऑफ फियर, recognition of fear in others. Hippocampus, that is formation of memories. So this is the limbic system which is present in our body, right। हमारे बॉडी में जो कि लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होता है उसका जो पार्ट्स है दैट इज हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। कॉर्टेक्स, राइट, मैंने पहले भी कहा था कॉर्टेक्स मतलब क्या होता है, दैट इज आउटर स्ट्रक्चर, राइट। सो आउटर स्ट्रक्चर यहाँ पर दैट इज कौन कौन से कॉर्टेक्स में क्या क्या रहा है, वेरियस एरिया कंट्रोल सेंसरी प्रोसेसिंग, मोटर कंट्रोल, थॉट्स, मेमोरीज। वायरिंग इज प्लास्टिक, राइट, प्लास्टिक, and people blind from birth. For example, use parts of visual cortex to process auditory signals, right। वायरिंग कैसा है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक का मतलब क्या हो सकता है, आप क्यों है प्लास्टिक मतलब, what, why it is written as plastic? Yes, answer me. Answer, why plastic? वायरिंग इज प्लास्टिक लिखा हुआ था वहां पर, राइट। सो वाई मतलब, why it was written wiring is plastic मतलब, लो, सो अंडरस्टूड कि वायरिंग प्लास्टिक का मतलब क्या है कि प्लास्टिक हैज ए कंडीशन ऑफ प्लास्टिक कैन बी रीमॉडल्ड इनटू डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट टाइप्स, राइट। अलग अलग प्रकार से प्लास्टिक का रीमॉडलिंग हो सकता है। तो यहाँ पर वायरिंग इस प्लास्टिक का मतलब भी वही चीज है, उसी चीज से लिमिटेड है कि इन ए ब्लाइंड पर्सन व्हेन देयर इज no use of visual cortex happening, right। so that visual cortex जो है वो भी किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ऑडिटरी सिग्नल्स को यूज किया जाता है, राइट। मतलब वो बेकार नहीं जाता है वो एरिया, बल्कि वो एरिया अलग तरीके से जिस प्रकार से उसकी जरूरत है कि हाँ सुनने में उसको ज्यादा पावर चाहिए, सुनने की शक्ति में ज्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए, तो ब्रेन जो है उस हिसाब से चेंजेस लेकर आता है, राइट कि उसकी सुनने की शक्ति को बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से इट इज प्लास्टिक का मतलब वही है कि देयर इज ए चेंज हैपनिंग व्हिच कैन बी हैपन एज पर द कंडीशंस। वायरिंग में क्या है, वायरिंग मीन्स व्हाट, वायरिंग इज दैट कनेक्शन के लिए चीज जो है वही बोला गया है, राइट। कनेक्शन बिटवीन, क्योंकि कनेक्शन जो है हम जो घर पे जो वायर्स यूज करते हैं, वायर क्या है, कनेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के कवरिंग के लिए, राइट। तो वही चीज यहाँ पर बोला जाता है, दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहीं कहीं पे इसको यूज किया जाता है, राइट। लॉब्स ऑफ द सेरिबेलम, राइट, ये हमने देखा था, दैट इज फ्रंटल लॉब, पेरिटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब एंड टेम्पोरल लॉब, राइट। दिस आर द डिफरेंट लॉब्स ऑफ द सेरिबेलम। लेयर्स अगर देखा जाए तो लेयर्स में ग्रे मैटर इज द आउटर लेयर कंपोज मोस्टली ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज मैटर, फाइबर ट्रैक्स इनसाइड द ग्रे मैटर, एग्जांपल corpus callosum connects hemisphere. So these are the structure of what the layers of the cerebrum. Diencephalon part जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, that is the top of the brain stem. 3 पार्ट से बना हुआ है, that is thalamus, hypothalamus and epithalamus.
thalamus, hypothalamus, and epithalamus. This is the diencephalon, right? ये जो है, this is the diencephalon. So you can see the structure, how the brain structure is there. Thalamus का काम क्या है? They surrounds the third ventricle, the relay station for sensory impulses, right? The transfers impulses to the correct part of the cortex for localization and interpretation, right? Thalamus का काम क्या है? Relay station है. Relay race तुमने किया है, relay race में particularly क्या हो जाता है? क्या होता है relay race में? That is, you are passing one message kind of, that is one baton. Okay, everybody, you can hear me right now? बीच में पता नहीं network issue something. Okay, so what I was saying is the relay station, right? Relay race जो है तुम करते हो, right? Relay race का मतलब क्या है? That is, relay race में you are transferring a baton, right? You are transferring a baton from one person to another at the point, right? एक particular point पे जो है वो, तो thalamus जो है उसी प्रकार से जो information एक जगह से यहाँ तक पहुँचा, right? उसके बाद उस message को वो अगले इंसान को या फिर अगले इंसान को, या फिर यहाँ पर अगर केस बोला जाए तो अगले न्यूरॉन को, अगले नर्व सेल को वो एक एक के बाद एक पास ऑन करने के लिए उसको मदद करता है. तो ये बीच में जो है एक बेटन जैसा जो है वो काम करता है. सो उसके अलावा ये भी देखता है कि वो एग्जैक्टली उसी कॉर्टेक्स के क्या उसी एरिया में तो नहीं, उसी एरिया में ही गया है जहाँ पर एक्शन जरूरी है, जहाँ पर इंटरप्रिटेशन जरूरी है, राइट? तो वो चीज भी ध्यान रखा जाता है. हाइपोथैलेमस जो कि थैलेमस के जस्ट नीचे है, राइट? उनका काम क्या है? इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सेंटर है. बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, राइट? इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम. The pituitary gland is attached to the hypothalamus. ये ध्यान में रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो भी हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है. मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मीन्स the attachment, right? That is the not the attachment. Metabolism means the which includes our anabolism and catabolism. Anabolism plus catabolism is equal to metabolism, right? That is which consists the degradation or the breaking up and making, right? ये दोनों एक साथ जब होता है, right, उस चीज को मेटाबॉलिज्म जो है कहा जाता है. लिम्बिक सिस्टम क्या है? अभी पूछ रही हो मुझसे. Limbic system is the system which is deals with the emotions, right? What is this? Limbic system, that is hypothalamus, amygdala, hippocampus. This all are the things which are or which constitute a limbic system. So hypothalamus being the master control in that, amygdala, sensation of pleasure or fear, hippocampus, that is the formation of memories, right? Short term memory, long term memory, जिस भी प्रकार का मेमोरी है, राइट, जो होता है वो सब कुछ कहाँ से एसोसिएटेड होता है? लिम्बिक सिस्टम के अंदर, या लिम्बिक सिस्टम से ही एसोसिएटेड रहता है. हो गया वंशिका? ब्रेन स्टेम जो कि हमने देखा, दैट इज इट इज अटैचेस टू द स्पाइनल कॉर्ड, राइट? ये स्पाइनल कॉर्ड है, राइट? ओके, सॉरी. It attaches to spinal cord, parts of the brain stem, midbrain, pons, medulla oblongata. ये क्या है? ब्रेन स्टेम के पार्ट्स है, राइट? दिस इज द ब्रेन स्टेम, राइट? Pons, medulla oblongata, right, and the midbrain structure, right? So this is the where we can see the brain stem. Now
द मिड ब्रेन के अंदर क्या है, मोस्टली कंपोज ऑफ ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर, राइट। मिड ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा क्या पाया जाता है, ट्रैक्ट ऑफ नर्व। ट्रैक्ट मतलब क्या है, पाथ, राइट, पाथ, राइट। सो पाथ ऑफ नर्व फाइबर्स, नर्व के जो फाइबर्स है उनके उसमें पाया जाता है। उसमें दो बल्जिंग फाइबर ट्रैक्स होते हैं, एक जिसको सेरेब्रल पेडंकल्स कहा जाता है, और 4 राउंडेड प्रोट्रूशंस होता है, राइट, 4 भागों में जो डिवाइडेड है, राइट, उसको क्या कहा जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना जो कि रिफ्लेक्स सेंटर होता है हमारा विजन एंड हियरिंग के लिए। सो वो ध्यान में रखना कि 2 बल्जिंग फाइबर ट्रैक्स को क्या कहा जाता है, सेरेब्रल पेडंकल्स कहा जाता है, और 4 राउंडेड प्रोट्रूशंस को क्या कहा जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना कहा जाता है। टेक्स्ट बुक में और तरह से वो क्लियरली दे रखा है, दैट यू कैन check it out, right? I will now share the textbook also, right? We can have it. Pons, the bulging center part of the brain stem, mostly composed of fiber tracts, includes nuclei involved in the control of breathing, right? Pons किसमें है, bulging part है, right? Bulging part of the ये जो bulging part, right? ऐसे bulging part जो है इसको पॉन्स कहा जाता है, जो कि मोस्टली कंपोज होता है फाइबर ट्रैक्ट्स के, उसके अंदर न्यूक्लियाई रहता है, इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। मेडुला ऑब्लोंगेटा 1/8 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रहना चाहिए, राइट। ऑब्लोंगेटा का और सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे 2-3 चीजें जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। Medulla oblongata, that is lowest part of the brain stem, it merges into the spinal cord के साथ merge कर देता है, एक हो जाता है, includes important fiber tracts and it contains important control centers, that is heart rate control, blood pressure regulation, breathing, swallowing, vomiting, right? हार्ट रेट कंट्रोल, हमारे हार्ट रेट का जो कंट्रोल होता है, राइट, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हो, ब्रीथिंग हो, स्वेलोइंग हो, वोमिटिंग हो, ये सब कुछ चीज का कंट्रोल सेंटर जो है वो क्या रहता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है, राइट। सो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इन द ब्रेन, राइट। ब्रेन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को अगर नुकसान हो जाता है तो क्या वो हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकता, ब्रीथिंग कंट्रोल नहीं कर सकता, स्वेलोइंग कंट्रोल नहीं कर सकता, लाइकवाइज। रेटिकुलर फॉर्मेशन ये रहने दो, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि तुम्हारे उसमें दे नहीं रखा है, लेकिन बस ध्यान में रहे कि क्या है, किस प्रकार से है। स्पाइनल नर्व्स जो है, स्पाइनल नर्व्स जो ईच वर्टिब्रे में हमारे फाइबर ट्रैक्ट से, ट्रैक्ट मींस पाथ, राइट। सो फाइबर बेस्ड पाथ जो है, दैट इज द फाइबर पाथ। जो नर्व ट्रैक्ट है वैसे ही फाइबर ट्रैक्ट। Spinal nerves are formed by the combination of ventral and dorsal roots of the spinal cord. Spinal nerves are named for the region from which they arise, right? Spinal nerves जो है वो ऐसे region है जहाँ से वो arise होते हैं। Likewise, these are the things which are there in the spinal nerves. Ventral and dorsal roots of the spinal cord से combine होते हैं, that is in the spinal nerves. Spinal nerves किनसे बनते हैं, ventral और dorsal roots of the spinal cords। यहाँ पे next diagram में तुम देख सकते हो, this is the structure of your vertebrae। हमारा vertebrae का structure है, right? तो उस vertebrae के structure में जो areas है, right, यहाँ से क्या होता है, जो ये निकल रहे हैं, right, these are known as the spinal nerves, right? कहाँ से spinal nerves जो है, जो कि ये पूरे मिडल स्ट्रक्चर पे तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है और वहां से अटैच द डॉर्सल और द वेंट्रल रूट्स है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली ब्रेन से एसोसिएटेड है, उससे वो काम जो भी करना है उस तरह से काम जो है। Functional classification, this is the main function classification, that is afferent two division, somatic nervous system, right, and autonomic nervous system. Somatic nervous system में that is skeletal muscles का involvement है, autonomic के अंदर that is involuntary, that is smooth and cardiac muscles and glands। जैसे कि अगर
नहीं, वेंट्रल ब्रेन और डोर्सल ब्रेन थोड़ी है, वहाँ पे वेंट्रल नर्व है ना, कहाँ ब्रेन को कहाँ बोल रहे हो, अलग अलग प्रकार के ब्रेन कहाँ है। वेंट्रल एंड डोर्सल रूट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, राइट, दैट इज आगे और पीछे से जो कि पर्टिकुलर वेंट्रल और डोर्सल एरिया से स्पाइनल कॉर्ड का जो निकलना है, दैट इज द वेंट्रल एंड पार्ट। वेंट्रल एंड डोर्सल क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वेंट्रल एंड डोर्सल का चीज या वेंट्रल एंड डोर्सल का मतलब अगर तुम बता दोगे तो मैं बता सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि दिस ऑल हैज a relation with your ninth. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो मैं कह रहा था दैट इज इनवॉलंटरी, राइट, दैट इज हमारे कार्डियक मसल्स की बात करी जाए, ग्लैंड्स की बात की जाए, राइट, हम ग्लैंड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, हम ये नहीं कंट्रोल सकते कि अभी मुझे ये वाला हार्मोन रिलीज करना है, अभी मुझे इस प्रकार का हार्मोन रहेगा, वैसा हार्मोन रहेगा, वी कैन नॉट कंट्रोल दैट, सो दैट्स व्हाई इट इज कमिंग अंडर द इनवॉलंटरी थिंग्स। सो ऑटोनोमिक एफरेंट में दैट इज एफरेंट इज द इफेक्टिव इफेक्ट जो चीज करता है, राइट, इफेक्ट दैट इज फॉर एग्जांपल कि okay, that is when we are sitting, right, at that time if something bites, right, so what happens, we will have a particular effect, किस प्रकार का इफेक्ट, कि यहाँ तो हम हाथ खींच लेंगे, या तो पैर, अगर पैर पे किसी ने काटा है तो पैर वापस खींच लेंगे या पैर से उसको मारेंगे, राइट, किसी प्रकार का एक्शन जो है वो रहेगा, सच इज नॉन एज द एफरेंट। अफरेंट के अंदर जो सेंसरी नर्व्स के द्वारा जो चीज आ रहा है, राइट, जो अफेक्ट दे रहा है, दैट इज द अफरेंट, एंड अफरेंट इज विच द इफेक्ट इज कॉज्ड, राइट, इफेक्ट इज इफेक्ट के टाइप का एफरेंट होता है, अफरेंट की पता चलना या जो सेंस होना, दैट इज द एफरेंट। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी कार्डियक मसल्स हैं, राइट, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स जो है उनका इनवॉलंटरी एक्शन, क्योंकि हम हार्ट के रेट को, हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, सो वो सब कुछ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है। क्योंकि देयर आर मेनी सिस्टम, फॉर एग्जांपल कोई अचानक हमें डरा देता है, राइट, तो जब डराते हैं तो हार्ट बीट्स जो है तुरंत बढ़ जाता है, राइट, तो हार्ट बीट तुरंत बढ़ जाता है, तो वहां पर ऑटोनोमस सिस्टम में देयर आर दो चीज जो है इन्वॉल्व होता है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, राइट, जो एक जो है हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, हार्ट बीट को इस वजह से इंक्रीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है, वो इस वजह से रिलीज करता है कि हाँ कहीं ना कहीं अगर हमें जरूरत पड़ी तो, और तुरंत पैरासिम्पैथिक जो है उसको कंट्रोल कर देता है कि अगर जरूरत नहीं है तो बेफालतू उतना क्यों चलने की जरूरत है। तो इस प्रकार के इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, राइट, यही मैंने कहा था, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है व्हिच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, राइट, क्रेनियल एंड स्पाइनल, क्रेनियल का मतलब है दैट इज व्हिच डील्स विद द ब्रेन, राइट, ब्रेन के अंदर जो नर्व्स है, राइट, इसको हम स्कल या क्रेनियम बोलते हैं, राइट, सो क्रेनियल नर्व जो यहाँ पर हमारे नर्व्स हैं, और स्पाइनल नर्व जो स्पाइन पूरे हर जगह पे, क्रेनियल से एसोसिएटेड, ब्रेन से एसोसिएटेड जितने भी नर्व्स हैं और स्पाइन से एसोसिएटेड जितने भी नर्व्स हैं और सब कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ रहा है। फिर सेंसरी, राइट, दैट इज अफरेंट सेंस ऑर्गन्स, जैसे मैंने कहा था, राइट, अफरेंट जो पता है, राइट, किस प्रकार से जो हमें मदद मिल रहा है, सो जो कि या तो बाय सी या बाय टच या बाय फील, इस प्रकार से सेंसरी या अफरेंट जो है वो चीज रहता है। और मोटर एफरेंट की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से, मोटर मतलब क्या है, मूवमेंट, राइट, दैट्स व्हाई द एफरेंट वन। सो या तो सोमैटिक स्केलेटल मसल्स के बेसिस पे, या फिर ऑटोनोमिक दैट इज इनवॉलंटरी जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, कार्डियक, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, sympathetic and parasympathetic, these are the roughly division of the nervous system. So this is all your nervous system, इतना ही है तुम्हारे nervous system के अंदर। और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो दे रखा है वो यही है कि अलग अलग पार्ट्स जो है, उस अलग अलग पार्ट्स के अंदर उसके फंक्शंस, उसका कंप्राइजिंग ऑफ, राइट, वो किससे बनता है, किस चीज से है, वो सब कुछ दे रखा है। तो स्ट्रक्चर, मोस्टली स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन
जो है वो दे रखा है, किससे बनता है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, वही सब कुछ चीज जो है पूछा जाता है और आता है। This is the last slide, which that is a small information regarding your nervous system, जो कि ऐसा कहा जाता है the right half of the brain controls the left half of the body. This means that only left-handed people are in their right mind. If you have any doubts, you can ask. ट्रू का मतलब यही है कि एक कि हमारा अगर जिसका see there are things associated with the left brain and there are things associated with the right hand brain, राइट क्योंकि लेफ्ट में है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि लेफ्ट ब्रेन से कौन कौन सा फंक्शन एसोसिएटेड है राइट ब्रेन, किसी के जो लेफ्ट ब्रेन में क्या है ये होता है दैट इज आर्ट, राइट, आर्ट के लिए एक अटेंशन, राइट, अच्छी ड्राइंग, अच्छी राइटिंग, राइट, ये सब कुछ चीज किसी में लेफ्ट ब्रेन से होता है, या किसी का ये होता है कि मैथमेटिक्स किसी का अच्छा होना, राइट, किसी का पढ़ने का तरीका किसी का अच्छा होना, तो ये सब कुछ एक डिवीजन होता है दैट इज किसी के वो लेफ्ट वो जो कैरेक्टर्स जितने भी मैथमेटिक्स से एसोसिएटेड है या आर्ट से एसोसिएटेड है वो एक पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट में है, या तो वो लेफ्ट में है या तो राइट में, राइट। सो जो कोई भी जनरली जो होता है वो यही होता है कि जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है उनका सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन जो रहता है वो राइट ब्रेन रहता है, और राइट हैंडेड पर्सन का सबसे ज्यादा एक्टिव जो रहता है वो लेफ्ट ब्रेन रहता है, राइट, वो एक्टिवनेस के बेसिस पे बताया जाता है, राइट। सो यहाँ पर जिस प्रकार से राइट जिस प्रकार से वो लास्ट लाइन है कि अगर ऐसा देखा जाए तो जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन है वही अपने सही दिमाग में है, ऐसा कि हम हमेशा यही मानते हैं राइट इज एवरीथिंग, राइट। सो इस वजह से कैसा एक छोटा सा टैग लाइन जैसा दे रखा है। अनस एक्सन टर्मिनल अटैच्ड टू द डेंड्राइट्स मतलब समझ में नहीं आया मुझे कि हाउ इट इज अटैच्ड, दैट यू आर आस्किंग। Okay, so how the nerve cells are attached to each other, there comes the thing of that synaptic left synaptic knob जो दोनों हाथ से लिखता है, that is an extraordinary piece that he is very much active, right। जब भी हम 3 इडियट्स देखते तो वायरस का जो जिक्र किया जाता है कि हाँ उसने बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया है, राइट। कौन सी शर्ट क्या होता है, तो दोनों हाथ से लिखता है, इवेंचुअली इसने अपने ब्रेन को बहुत अच्छे तरह से ट्रेन कर रखा है, राइट। अगर लिखने का मतलब ऐसा नहीं कुछ भी बकवास लिखना है, अच्छे तरह से लिखना, दैट इज क्लियर, प्रिसाइज, इन नीट, राइट। इस प्रकार से लोगों को दैट इज दे आर द बोथ brain, the both part of the brain, left hemisphere and right hemisphere are working very much actively and properly. Okay, so I was telling regarding now cell attached to इधर, तो वहाँ पर एक सेल से दूसरा सेल जो है वो अटैच जो रहता है, that is there comes the synaptic knob जैसा चीज, right? So how a cell when being connected, right? सेल जब एक दूसरे से जो कनेक्टेड रहता है तो उसके अंदर क्या है, दैट इज एक सेल से दूसरे सेल में, एक नर्व सेल से दूसरे सेल में दो देयर इज 2 थिंग्स हैपनिंग, राइट। एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है एंड देयर इज ए केमिकल इम्पल्सेस, ये दोनों एक साथ काम करके ही एक मैसेज एक नर्व से दूसरे नर्व में पास ऑन होता है। वहाँ पे साइनेप्टिक नोब का इस प्रकार से इंपॉर्टेंस जो है वो आ जाता है, दैट इज साइनेप्टिक नोब जो रहता है वो
यहाँ पर साइनेटिव नॉब के अंदर देर आर डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट, राइट? तो वो एक साइनेटिव क्लेफ्ट करके, क्लेफ्ट मतलब स्पेस, राइट? सो वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो एसिटाइलकोलिन के एक्ट एज ए केमिकल मैसेंजर्स, जहाँ पर वो एक दूसरे से मैसेज पास करने में मदद करता है। बल्ज, बल्ज मीन्स एक स्मॉल, क्या बोलते हैं उसको, मैं बताया था उस टाइम कौन सा, दिस, ये एरिया जो है ना ऐसे फूला हुआ जो है उसको बोलते हैं बल्ज। तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक जो है वो ऑलमोस्ट इस प्रकार से ही रहेगा, राइट? या फिर बोले यही रहेगा? तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि ये टेक्स्ट बुक जो है, डिड यू और क्या सबने ये टेक्स्ट बुक डाउनलोड किया था? नो, देर इज नो कोर्स चेंज। नो निकिता, 10th के लिए नहीं है, 9th तक होगा। You can download from online. टेक्स्ट बुक चेंज सिर्फ 9th तक ही होगा, 6, 7, 8, 9। ओके, तो इस ये टेक्स्ट बुक, तो कितने लोगों ने कितना पेज पढ़ लिया, इसका पूरा हो गया कंप्लीट? ये कितने, 26? सिक्स टू एट की मैंने, दैट इज देर इज व्हाट टू से, ऑनलाइन ब्राइट ट्यूटी का ऑनलाइन क्लासेस है जो कि यूट्यूब में वो स्ट्रीम करते हैं एवरीडे 40 मिनट्स फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सो जो मैंने मैसेज भेजा था वो मैसेज इसी बेसिस पे था कि तुम मैसेज एटलीस्ट पढ़ लिया करो मेरा। एक तो या तो मैसेज पढ़ लिया करो या तो मैसेज को समझने की कोशिश करो, राइट? ये चीज का जिम्मा, एक तो मैसेज भी मैं कर रहा हूँ, उसके बाद तुम कॉल करके भी पूछते हो, उसका फायदा क्या हुआ फिर मैसेज भेजने का? मैं कॉल ही कर लेता फिर, राइट? मैसेज इसलिए भेजा जाता है दैट इज टू रीड एंड कम्युनिकेट, राइट? तो मैसेज में मैंने यही लिखा था कि ब्राइट ट्यूटी करके एक है जो कि ऑनलाइन लाइव क्लास करते हैं हर दिन। उनका टाइमिंग जो है तुम उनके साइट पे हो या उनके पे देख सकते हो, यूट्यूब में स्ट्रीम करते हैं वो हर दिन 40 मिनट्स साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 6, 7, 8। सो वो चीज यू नीड टू चेक सो दैट घर पे बैठे तुम उस चीज को पढ़ सकते हो, ताकि जब हम अगर जब स्टार्ट करेंगे तो इजी रहेगा। यस, okay, so we will come to the endocrine system, right? So endocrine system में, see endocrine system मैंने उसमें include इसलिए नहीं कर रखा था क्योंकि there is nothing much more in understanding, right? Understand करने जैसा endocrine system में कुछ नहीं है, बस endocrine system का basic चीज जो है वो ध्यान में रहना चाहिए, right? वो क्या है कि endocrine system नर्वस सिस्टम के साथ ही, राइट, दैट इज कोऑर्डिनेशन में काम आता है, राइट? सो जो कि तुम मैंने इसी वजह से टेक्स्ट बुक से ही डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के अंदर तुम देख सकते हो या तुम्हारे स्क्रीन पे टेक्स्ट बुक दिख ही रहा है, राइट? सो यहाँ से तुम देख सकते हो कि किस प्रकार से काम करता है, राइट? सो नर्वस सिस्टम कैन नॉट कीप लॉन्ग टाइम कंट्रोल ओवर ऑल द सेल। नर्वस सिस्टम सिर्फ खुद अपने में वही सारा काम नहीं कर सकता, उसके लिए एक और
लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के लिए क्या जरूरी है, एंडोक्राइन सिस्टम जरूरी। तो ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, राइट, जिससे कि मदद पूरी तरह से कम्युनिकेशन जो है वो हैंडल ऑन हो जाता है, पूरी तरह से वो हैंडल हो जाता है। सो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है कि द ग्लैंड्स, that is the ductless glands which directly secrete their secretion into the bloodstream, right, are known as endocrine glands. So what are endocrine glands? Endocrine glands are those, that is ductless glands which directly secrete their secretion into the bloodstream. Some glands in our body can function, और ये जो synaptic lobe वाला चीज जो है वो मैं एक कल हो या अगले दिन हो, right, I will show you with a particular video so that you could understand how the signal is transferred from one to another, right, एक नर्व से दूसरे नर्व तक किस प्रकार से सिग्नल जो होते हैं वो मैं अच्छे तरह से बता दूंगा, right, so that you could have a good idea. ये जो एक्सॉन के अंदर डिटेल दे रखा है, साइनेप्टिक नोब, न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स, राइट, यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये चीज मैं बताऊंगा। निकिता, इज इट क्लियर और डू यू वांट एनीथिंग? I will tell whether there will be class. If there is a class, then only it will be. I don't know. कल नहीं रहेगा, मैं सोचता हूँ कल नहीं करते हैं। कल पूरा बैठकर तुम जो है पूरा टेक्स्ट बुक जो है अच्छे से पढ़ो, राइट। मंडे को वी विल टेक द डाउट सेशंस, राइट। मंडे एक दिन पूरा डाउट सेशंस जो है और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस वजह से डिस्कस करेंगे, मतलब डिस्कस अच्छे से होना चाहिए, तो इस वजह से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उस क्वेश्चन का जवाब मुझे मिलना चाहिए। इट शुड बी ए एक्टिव पार्टिसिपेशन, राइट। एंड आई डोंट वांट एनी वीडियोस, आई नीड जो वीडियो जो है तुम बंद कर सकते हो, स्क्रीन को, जो मोबाइल अगर है तो मोबाइल को आसपास अपने पास रख सकते हो, और उसके बाद मोबाइल को पास रखने के बाद जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट, उसी वक्त जल्द से जल्द टाइप करना है, राइट। सो वीडियो यू कैन क्लोज इट। ध्यान में रहे, मुझे वीडियोस नहीं चाहिए मंडे को, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उस टाइम तक, तो कल मैं इसलिए एक दिन पूरा दे रहा हूँ ताकि तुम टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो, अंडरलाइन करो, अच्छे से समझो उस चीज को, एंड उसके बाद अगर कोई डाउट है तो मंडे को पूछो। उसके बाद डाउट सेशन के बाद मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा। सर ने ये भी कहा था 10 बजे बाद एंट्री नहीं मिलेगी, वो भी बोल दो रुपेश। एंड ध्यान रहे कि सर का जो पासवर्ड एंड मीटिंग आईडी जो है वो सेम ही रहेगा, राइट। तो मैसेज कल नहीं आएगा तुम्हें तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास नहीं है। मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेम फॉर आरिफ सर। तो इसलिए जस्ट टाइम जब है एग्जैक्टली, राइट, सर 5 से 10 मिनट पहले सर स्टार्ट कर लेंगे, तो तुम्हें बाय 9:55 लॉग इन करना है और वेट करना है सर का। मैं भी अगले हफ्ते से सिंगल आईडी रखूंगा, पासवर्ड 3 या 4 डेज में चेंज करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं तो मैं भी सेम ही रखूंगा, अभी मैं चेंज करता रहूंगा। ओके,
सो जो क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स ध्यान में रहे, हम मंडे को डिस्कस करेंगे, तो उस चीज का ध्यान में रखना। एक बार मैं नर्वस क्या बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद विल एंड। सो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, राइट। एंडोक्राइन सिस्टम में ये दोनों एक साथ काम करते हैं, राइट। तो इस वजह से हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि किस प्रकार से काम रहेगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज दैट इज पैंक्रियास का एक एग्जांपल, जो कि इट सेक्रीट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन, राइट। टेस्टिस एंड ओवरी आल्सो हैज द फंक्शन, सेम फंक्शन। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, थाइमस, टेस्टिस, ओवरीज, ये सारे ग्लैंड का नाम जो है याद रहना चाहिए, उनका फंक्शन जो है याद रहना चाहिए। अब जो अलग अलग हाइपोथैलेमस के अंदर हाइपोथैलेमस किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोक्राइन सिस्टम में, और हाइपोथैलेमस कलेक्ट्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, राइट। एक तो इंफॉर्मेशन है और उसके अलावा इंपॉर्टेंट रोल भी एस्टैब्लिश करता है बाय द एंडोक्राइन सिस्टम, वेरियस सेक्रीशंस, नर्व्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड in here the main thing which you have to understand is that important functions क्या होते हैं hypothalamus का, किस प्रकार से function है। There are two types of hormones released by hypothalamus, releasing hormones and the inhibitory hormones, right। So releasing hormones जो कि किसी चीज को क्या बोलते हैं आगे बढ़ाने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए होता है, और एक होता है इनहिबिटरी जिसको वो खत्म करने के लिए रहता है। तो हाइपोथैलेमस का जो स्ट्रक्चर जो है वो ध्यान में रहना चाहिए कि वो एक बेसल पार्ट है डायंसेफेलोन के, वहां पर बेसल पार्ट है, नीचे की तरफ पाया जाता है। वो मेन हार्मोन प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो, राइट। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किस प्रकार से दो प्रकार में डिवाइडेड है, एडेनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन, राइट, ग्रोथ हार्मोन जो हमारे ग्रोथ को हमारे हाइट को सारा डिस्कस करता है, सोमैटोट्रोपिन, राइट, प्रोलैक्टिन, राइट, प्रोलैक्टिन इज फॉर मिल्क सेक्रीशन, राइट, मिल्क सेक्रीशन के लिए प्रोलैक्टिन होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, गोनाडोट्रोफिन, इस प्रकार के बहुत सारे, ये तो बहुत कुछ एग्जांपल्स है, उसके अलावा बहुत सारे हार्मोन सबसे ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद आता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड जो कि हार्मोन सेक्रेट करता है मेलाटोनिन, जो कि किसको रेगुलेट करता है, हमारे बॉडीज इंटरनल क्लॉक को, दैट इज बायोलॉजिकल क्लॉक को, राइट। बायोलॉजिकल क्लॉक जो जनरली बायोलॉजिकल क्लॉक क्या रहता है, रात तक हमारा जो रात के टाइम पर जो है हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं रहता है, राइट। सो वो जो है वो इस वजह से रहता है क्योंकि देयर इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक ऑलवेज रनिंग थ्रू आवर माइंड। इसलिए मॉर्निंग आवर्स जो है वहां पर मेलाटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम रहता है और फ्रेश भी रहता है दिमाग। इसी वजह से कहा जाता है कि सुबह उठकर ही पढ़ना चाहिए, रात को नहीं बैठना चाहिए पढ़ने के लिए। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, राइट। सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब जो भी प्रोटीन के दैट इज प्रोटीन को रेगुलेट करना हो, कार्बोहाइड्रेट का हो, फैट मेटाबॉलिज्म का रेगुलेट करना हो, वो सब कुछ। तो यहाँ पर तुम्हें इन सब का पॉइंट्स इसी प्रकार से बनाएंगे, थायराइड ग्लैंड किस प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है और उसके अंदर क्या और उनका फंक्शन क्या है, वो किसको रेगुलेट करता है, किस प्रकार से करता है, वही चीज इसमें ध्यान में रहना चाहिए। अगर हार्मोन सही से रिलीज नहीं होता है तो के डिसीज जो है दैट इज गोइटर करके बीमारी हो सकती है। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो पैराथॉर्मोन रिलीज करता है और जो कि कैल्शियम को कंट्रोल करने में और फॉस्फेट लेवल्स इन ब्लड को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर ये हार्मोन नहीं होता है तो टेटनी हो सकता है। टेटनी डिसीज क्या होता है, टेटनी मतलब स्पैस्म डिसीज, राइट, दैट इज जकड़, राइट। अगर टेटनी अगर किसी को होता है इंसान को, तो अगर मैं दिखाना चाहूँ, पता नहीं अगर दिखता है अच्छे से,
दैट इज जकड़ जो है हमारे, या फिर अकड़ जो है हमारा, जितने भी बॉडी का पार्ट है वो अकड़ जाता है, राइट, अकड़ जाता है, हम अच्छे से उसको फोल्ड नहीं कर पाते, हमारा बॉडी जो है जिस प्रकार से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी एकदम से खत्म हो जाती है, राइट, वो होता है टेटनी में। क्योंकि अगर हम जब आगे जाकर अगर तुम पढ़ोगे हमारे मसल के 11th और 12th में अगर साइंस लेते हो, तो उसके अंदर बायोलॉजी के अंदर जब हम मसल के किस प्रकार से मसल काम करता है, राइट, जीटीपीएस के बारे में, राइट, जब पढ़ेंगे, राइट, तो उसके अंदर जो है वो चीज रहता है कि कितना कैल्शियम का इम्पोर्टेंट रोल कितना ज्यादा होता है, कि कैल्शियम गेट्स का ओपन होना, कैल्शियम का तरीका होना, तो यहाँ पर कैल्शियम पे ही ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल के पे ही ज्यादा फर्क पड़ता है, इसी वजह से हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शंस में प्रॉब्लम आ जाता है एंड इवेंचुअली इट कॉजेस द टेटनी। पैनक्रियास दो प्रकार के हार्मोन्स करता है, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कवर कर चुके हैं, जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेक्रेट करता है बाय द बीटा सेल्स, राइट, एंड अल्फा सेल्स जो है वो, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन सेक्रेट करता है और अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन सेक्रेट करता है। मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन वो ध्यान में रखना क्या है, टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को वो कंट्रोल करके रखता है, ज्यादा ग्लूकोज अगर है तो वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकागोन का मेन काम क्या है, दैट इज जब ब्लड ग्लूकोज में कमी आती है तो वो उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, राइट, दैट इज कन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना, कैसे, अगर एक्सेसिव ग्लूकोज है तो ग्लाइकोजन में उसको वो बदल देता है। ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या है, जो एक्सेसिव ग्लाइकोजन, अगर शुगर कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में कम रहता है तो उस ग्लाइकोजन रिसोर्ट ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वो कन्वर्ट करके रखता है, तो इसलिए दोनों हार्मोन जो है वो हमें ज्यादा जरूरी होता है, दैट इज फॉर कंट्रोल। अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो हमें बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलिटस, जिसको डायबिटीज जो कहते हैं तुम, राइट, सो डायबिटीज मेलिटस पूरा नाम है उसका। वो कब होता है, जब ये लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर पाया जाता है, जो कि मैंने कहा था पहले, किस प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन। इन हार्मोन्स को, राइट, इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन्स क्यों कहा जाता है, जब कभी भी हमें डर लगता है, राइट, सो उस डर लगने में जो हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होना, या फिर फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स जो होता है, वो फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स जिस हार्मोन के वजह से होता है वो है एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, राइट, कहा जाता है ना, जो कि थ्रिल या एडवेंचर राइड्स होते हैं उसको बोलते हैं एड्रेनलिन रश बोलते हैं। क्यों, एड्रेनलिन जब, है ना, और स्पेसिफिकली जो पबजी खेलते हो, राइट, जो उसके अंदर एक एड्रेनलिन का इंजेक्शन रहता है, राइट, एड्रेनलिन इंजेक्शन, जो भले ही पबजी नहीं खेलना चाहिए लेकिन यही चीज दिन में सबसे ज्यादा करते हो, मुझे पूरा भरोसा है, राइट, लेकिन फिर भी जो एड्रेनलिन होता है वो क्या होता है, दैट इज एनर्जी गिविंग, एक एक्स्ट्रा बूस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से एड्रेनलिन हार्मोन का वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। टेस्टिस, टेस्टिस का हमने देखा, दैट इज मेल में प्रेजेंट है, वो किस प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, राइट, सो दिस आर द डिफरेंट ग्लैंड्स जो कि ध्यान में रहना चाहिए, बाकी कुछ है नहीं। और फिर रुपेश ने जो चीज पूछा था कि रुपेश महान में न्यूक्लियस नहीं दिख रहा था, वो जो डायग्राम निकाल के देख लेना, उसके अंदर बीच में जो है एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसी को न्यूक्लियस कहा जाता है, वही न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इतना बड़ा बहुत अच्छे तरह से दिखने का नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस जो है इट योर सेल कंटेन्स न्यूक्लियस। और दूसरा जो उसने मुझे व्हाट्सएप में पूछा था, इसमें खुद दे रखा है, द स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कार्डियक पोर्शन, पाइलोरस एंड द फंडस पोर्शन। है ना, तुम नहीं आए कल,
तुम नहीं आए, तुम्हारा प्रॉब्लम। नस कल पढ़ाया था मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी बता रहा हूँ ना, कंटिन्यूड। ध्यान से जो मैं बोलता हूँ उस टाइम सुना करो, मैं बीच में नहीं बताता हूँ। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी डाउट्स? सॉरी, दूसरा चैप्टर। और ध्यान में रहे, मैं फर्स्ट चैप्टर भी नहीं पढ़ाऊंगा, फर्स्ट चैप्टर खुद पढ़ लेना। Okay, if there any doubt is there, then ask. Otherwise, we will. Yes, you will get in कल शाम तक जो है शायद मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, यू कैन चेक इट। ओके देन, बाय। व्हाट्सएप वाला क्या डाउट था तुम्हारा? तो बकवास डाउट था उसके अंदर, दैट इज या आई विल ट्राई वंशिका, दैट इज कंटिन्यूड। CONTD का मतलब क्या है? तो वो CONTD का मतलब क्या है, उसके अंदर पर्टिकुलर स्लाइड में ही पर्टिकुलर दे रखा है कि अगर तुम्हें उसके अंदर पहला वाला स्लाइड अगर ध्यान में है, राइट, पहला वाला स्लाइड अगर ध्यान में है तो उसके अंदर पहले वाले स्लाइड के अंदर क्या, यस, अगर ये चीज, ये वाला चीज जो है अगर वो स्टमक है तो उसका नेक्स्ट स्लाइड कंटिन्यूड में, मैं वापस स्टमक मुझे नहीं लिख रहा था, इस वजह से मैंने कंटिन्यूड लिखा कि हाँ स्टमक इस स्लाइड में खत्म नहीं हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड भी इसके अंदर है वो चीज। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्टमक तुमने शायद पूछा था, उसके अलावा मुझे याद नहीं है तुमने क्या पूछा था। ऊपर में क्या लिखूं, मतलब पूरा है, पूरा रहेगा, मल्टीपल चॉइस ही रहेगा मोस्टली, लेकिन पूरा ही रहेगा। मल्टीपल चॉइस नहीं, जो उसके अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, टेस्ट जैसा नहीं है, टेस्ट हम आने वाले दिनों में लेंगे, जस्ट एक डिस्कशन, डाउट सेशन और डिस्कशन रहेगा। ओके एवरीबॉडी, बाय।